हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट की डेट आपको मिल गई है। 15 जनवरी रिजल्ट आने वाला है और उस 15 जनवरी के ठीक एक महीने बाद भी नहीं, एक महीना भी नहीं रह जाता है। ठीक है, 29 दिन बाद 30 दिन बाद से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और एग्जाम शुरू हो रहे हैं 14 से 18 फरवरी के बीच में आपका सीबीटी 2 का एग्जाम लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको 60 डेज का एक स्ट्रैटेजी प्लान यहां पर शेयर करने जा रहा हूं। जी हां, स्ट्रैटेजी प्लान है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट के मुकाबले सीबीटी 2 काफी मायनों में डिफर हो जाता है, अलग हो जाता है ना। और जब अलग कंडीशन वहां पर रहने वाले काफी सारे मानक है, काफी सारे पैमाने हैं जिन पर वो अलग होगा, वो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो वहां पर हमें किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को रखना है ताकि हम सीबीटी 2 एग्जाम भी अच्छे से पास कर पाए। क्लियर? तो चलिए हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। देखिए, सीबीटी फर्स्ट के मुकाबले सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए कंपटीशन जो था कम था, यहां पर कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। ज्यादा क्यों होने वाला है? ज्यादा और कम का क्या मतलब है? देखिए समझिए, सीबीटी फर्स्ट में हर बच्चा होता है, जिसने फॉर्म फिल किया वो सब बच्चा एग्जाम में बैठा हुआ है, जबकि सीबीटी 2 में जो सीबीटी फर्स्ट को पास करके आएगा वो क्रीम वाला बच्चा यहां पर इस एग्जाम को देगा। इसलिए आप लोगों का कंपटीशन ऐसे स्टूडेंट से है जो सीबीटी फर्स्ट पास करके आए हैं, यानी कि अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले बच्चे यहां पर सीबीटी 2 के एग्जाम को देंगे। क्लियर? दूसरा यहां पर जो बड़ा फर्क है कि एग्जाम का टाइम वही है ना। यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे उसी तय समय सीमा में। ठीक है, उसी तय समय सीमा, यानी कि जो 1.5 घंटे का टाइम था 90 मिनट में आपको यहां पर करने थे 100 क्वेश्चन, और वहीं 90 मिनट के टाइम में ही आपको यहां पर सॉल्व करने हैं 120 क्वेश्चन। तो ये एक बड़ा फर्क सीबीटी 2 के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी 1/3 थी और यहां पर भी रहेगी, तो सेम टू सेम नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। क्लियर? अब यहां पर हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं, जो 120 मार्क्स है हमारे, 120 मार्क्स का जो पूरा पेपर है ना, वो किस तरीके से रहने वाला है। देखिए, इसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो मैथ्स आपका रहेगा यहां पर, एक रहेगा रीजनिंग, एक रहेगा आपका जीके जीएस। ठीक है, तो मैथ्स यहां पर रहेगा 35 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन ही आपके रहेंगे रीजनिंग के, और जबकि 50 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे 50 मार्क्स के, वो जीके जीएस। तो वेटेज जो ज्यादा है वो है आपकी जीके जीएस। तो जीके जीएस यहां पर आपका बेटर होना चाहिए। मैथ रीजनिंग भी अच्छा ही होना चाहिए। ये नहीं है कि मैथ रीजनिंग बेकार होगा और जीके अच्छा कर लिया तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। यहां पर आपको तीनों ही सब्जेक्ट पर बराबर फोकस देना है। बस ये समझ लीजिए कि जीके जीएस की यहां पर वेटेज 15 नंबर ज्यादा है मैथ और रीजनिंग के मुकाबले। ठीक है, 60 दिन का करीब हम मान लेते हैं। 60 दिन भाई, एग्जाम से 4-5 दिन पहले तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, है ना। अगर 14 तारीख से पेपर है तो मैं मानता हूं 9-10 तारीख तक, 9-10 फरवरी तक आपका जो है तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसी पर हम बात करते हैं बारी बारी से। देखिए, यहां पर हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। इन तीनों पर ही हमें कमांड करनी है। तो मैथ्स आपने पढ़ रखा है क्योंकि सीबीटी फर्स्ट भाई आप पास करके आए हैं। रीजनिंग भी आपने पढ़ रखी है, सीबीटी फर्स्ट आप एग्जाम पास करके आए हैं, और जीके भी आप पढ़ चुके हैं क्योंकि सीबीटी फर्स्ट एग्जाम आप पास करके सीबीटी 2 एग्जाम में जा रहे हैं, है ना। अब आपको करना क्या है कि देखिए, जब हम एग्जाम देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम 100% सब कुछ तैयार हमारा होता है। अगर हम 100% भी तैयार कर लेते हैं तो 100% परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं दे पाते, है ना। और अगर परफॉर्मेंस भी हमारी हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है हमारे 100% मार्क्स भी नहीं बन पाते। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस में जहां कहीं भी कमी है, मान लेते हैं कि आपने 80% परफॉर्मेंस आपने एग्जाम में दी,
तो 20% आपकी परफॉर्मेंस में कमी रही होगी। ठीक है, 20% आपकी परफॉर्मेंस में कमी रही होगी, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो जीके जीएस है। क्लियर? मैथ्स में कुछ परफॉर्मेंस ज्यादा दे देते हैं, रीजनिंग में ज्यादा दे देते हैं, लेकिन जीके जीएस में थोड़ी परफॉर्मेंस गिर जाते हैं। कुछ बच्चों का जीके जीएस बहुत अच्छा होता है, मैथ्स उतना बेटर नहीं होता, और रीजनिंग में तो ओवरऑल पैरेलल चलते हैं, लगभग सबका एक एवरेज ठीक ठाक रीजनिंग बन जाता है। तो मैथ्स में हमने करना ही वो है, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि रैंडमली क्वेश्चन उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, वो भी रहेगा हमारा, वो भी हमारे इस स्ट्रैटेजी का पार्ट रहेगा, बट आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज इट मींस, मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क से आपने शुरुआत की, है ना, टाइम एंड वर्क से आपने शुरुआत की, तो टाइम एंड वर्क के आप ऐसे कुछ सवालों को देखिए जो आरआरबी एनटीपीसी इसी वाले में 2021 वाले में जो ये चल रहा है सीबीटी फर्स्ट में आए हैं, है ना, और देखिए क्या वो आपके लिए उलझन पैदा कर रहे हैं। अगर उलझन पैदा कर रहे हैं तो उन पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। सीबीटी फर्स्ट के अलावा सीबीटी 2 जो 2013 में हुआ, 2016 में हुआ, उसमें किस तरह के सवाल आए टाइम एंड वर्क से, वो भी आपको यहां पर देख लेना है ना। तो आपको टॉपिक वाइज तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस किस तरह के बने हैं टाइम एंड वर्क से। इसी हिसाब से आपको हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्या कहते हैं, हर एक टॉपिक पर उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक सवाल ये बनता है कि सर, हाँ, ये एक चीज मैं यहां पीछे भूल गया कि यहां पर हमने जो कंपेयर किया कि क्वेश्चन का लेवल सीबीटी फर्स्ट के मुकाबले ज्यादा रहेगा या बिल्कुल उसी के जैसा रहेगा। तो देखिए, मैं यहां पर यह कहूं कि बहुत ज्यादा डिफर नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं रहता। सबसे बड़ा मैंने जो फर्क बताया वो 100 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन का ही रहेगा। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि फिर भी हमें 10% से लेकर 20% तक अपने आप को इंप्रूव करके चलना है ना। तो 10 से 20% पेपर थोड़ा सा हो सकता है मेंस के हिसाब से, जैसे मेंस एग्जाम है, सीबीटी 2 एग्जाम है, उस हिसाब से बनाया जाए। ठीक है, उसके लिए भी आपको पहले से वेल प्रिपेयर होके रहना है। तो मैंने क्या बताया कि मैथ्स को आपने टॉपिक वाइज करना है और उन सवालों को आपको जरूर से कर लेना है जो आप सीबीटी फर्स्ट के टाइम में नहीं कर पाए, या वो आपकी उस टाइम पे प्रॉब्लम रह गई, या उन्हीं क्वेश्चंस ने आपको सीबीटी फर्स्ट में एग्जाम देते वक्त परेशान किया है ना। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं उस तरह के सवालों को भी आप टॉपिक जब पढ़ रहे हैं तब जरूर से तैयार करें। क्लियर? तो मैथ्स में आपकी समस्या पूरी हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में भी हम सेम टू सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जो कि हमारी मैथ्स में लागू होती है। ठीक है, रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़े से उलझन वाले होते हैं, जैसे पजल हो गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, स्लोजिंग वाला टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अलग से ध्यान दें। सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक हो जाता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और आपको पता ही होगा ये मेन 4-5 टॉपिक ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं, बाकी तो सब लगभग कर ही लेते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है ना, एनालॉजी है, डायरेक्शन है, डाइस है, और ब्लड रिलेशन, ये तो लगभग आप कर ही लेते हैं। मेन समस्या इन 4-5 टॉपिक में रहती है, तो इनको आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान देकर करना है। बाकी सेम टू सेम स्ट्रैटेजी मैथ्स वाली यहां पर आप अपनाकर चलेंगे। अब आता है हमारा मेन जीके जीएस। ठीक है, ये थोड़ा सा खतरनाक वाला पार्ट माना जाता है। खतरनाक यूं क्योंकि यहां पर समझ केवल काम नहीं करती, केवल एक चीज को समझ लेना। मैथमेटिक्स में क्या है कि एक सवाल समझ लिया तो उसके जैसे आप सभी सवालों को कर लेते हैं, रीजनिंग में भी ऐसा ही चल जाता है। बट यहां पर आपको ध्यान देना होता है कि आपका लर्निंग सिस्टम कैसा, आप कितनी चीजों को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। तो यहां पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखे होंगे। तो जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप यूनिक की बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप स्पीडी की बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने आप में सफिशिएंट है, उसी को आप लगातार रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहे। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बोलूंगा कि जीके को थोड़ा सा बेटर इंप्रूव आपको करना है।
ठीक है। अब उस बेटर इंप्रूव करने के लिए हमें वन लाइनर क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसी बुकों का भी हम बुक्स का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बुक्स ऐसी आती हैं जहां पर एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वन लाइनर जब हम पढ़ते हैं, वन लाइनर तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब हम एमसीक्यूज करने बैठते हैं और उसके जब 4 ऑप्शन सामने हमारे रख दिए जाते हैं ABCD, तो उस कंडीशन में होता क्या है, हम कंफ्यूजन में कई बार गलत ऑप्शन को आंसर लगा देते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा एमसीक्यूज पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड आपका पेपर रहता है। तो जिस तरह का पेपर होता है, हमारी तैयारी अगर उसी हिसाब से रहेगी तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। अब एमसीक्यूज जब भी आप पढ़ रहे हैं तो किसी ऐसी बुक का चुनाव करें जहां पर उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हो, मतलब उसको डिस्क्राइब भी कर रखा हो क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि मैं एक नॉर्मल सा एक छोटा सा सवाल ही ले लेता हूं। सबको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। इतने आसान क्वेश्चन को मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे लगभग सबको पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पता होगा। तो प्रथम युद्ध कब हुआ, मान लीजिए ये सवाल है कब हुआ, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1526 है, 1536 है, 1540 है या 1545 है। तो ये तो आप जानते हैं कि 1526 में हुआ, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता लगता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो दूसरा एक फैक्ट आपको पता चलता है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 में जो हुआ है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उस युद्ध से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से होती है ये आपको पता लग जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1526 में हो गई, ये आपको पता चल जाता है ना। और साथ ही आपको ये पता लग जाता है कि पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल या पहली बार तोप खाने का जो आविष्कार वो इसी युद्ध में किया गया था बाबर के द्वारा। तो अगर आप एमसीक्यूज बेस्ड पढ़ते हैं और उसमें आपको डिटेल में इस तरह से दिया होता है तो वहां से आपका एक डेप्थ में तैयारी हो जाती है, मतलब उस क्वेश्चन से इंटरलेट करते हुए आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और ऐसे में जो पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था उसको ज्यादा समय तक याद रखा जा सकता है और उसके साथ साथ 4 अन्य क्वेश्चन को भी याद आप रख सकते हैं, यानी कि एक तीर से यहां पर आपके 5 निशाने तक लग जाते हैं। यानी कि अगर आप सीधे तौर पर 1000 एमसीक्यूज क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उससे इंटरलेट करते हुए आप 4 से 5000 सवाल यहां पर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जरूर से करें, ठीक है। तो यहां पर हमने मैथ, रीजनिंग, जीके की इंडिविजुअल अलग अलग बात कर ली, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो तैयारी करनी है 60 दिन की जो तैयारी है, ठीक है, ये तैयारी आपको पहले 30 दिन में करनी है। अब मैं बारी बारी से आपको डे वाइज और बता देता हूं, ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको फर्स्ट स्टेप में करनी है केवल 30 दिन, ठीक है, पहले 30 दिन। उसके बाद हमारा आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने करना क्या है, आपने करना क्या है कि एक कोई भी मॉक टेस्ट आपको ले लेना है, ठीक है, चाहे ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन ले लीजिए मॉक टेस्ट, और डेली आपको मॉक टेस्ट जरूर से लगाना है, डेली आपको मॉक टेस्ट जरूर से लगाना है। क्वेश्चन चाहे मैथ्स हो चाहे जीके जीएस से संबंधित कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सभी पीडीएफ के, आप वहां पर जाकर बहुत छोटे से पेमेंट के साथ आप उनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट की हम यहां बात कर रहे हैं तो डेली आपको कम से कम 1 मॉक टेस्ट लगाना, अगर समय मिल जाता है तो आप 2 मॉक टेस्ट भी लगाएं। ये मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन को एक तरीके से मजबूत बनाएंगे, ठोस बनाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी पेपर में 70 का परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो आपको आपकी हैसियत बता रहा है कि अभी आप 70 की तैयारी वाले बच्चे हैं, ठीक है। और उस मॉक टेस्ट से आपको अपनी 30 गलतियों के बारे में भी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको इन 30 गलतियों को एनालाइज करना है और एनालाइज करने के साथ साथ उन गलतियों को रिमूव करते जाना है,
ठीक है, ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लिया तो आपका काम खत्म हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूं कि एक मॉक टेस्ट लगाने का टाइम आपके पास है तो केवल एक लगाइए, दूसरा बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि एक मॉक टेस्ट लगाने में मैं मानता हूं कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मॉक टेस्ट को लगाना है, इसको चेक करना है और साथ ही उन गलतियों को एनालाइज करना है और उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो अगले 30 दिन के बाद अगले आने वाले 20 से 25 दिन तक आपको लगातार ये परफॉर्मेंस देनी है ना। अब 4-5 घंटे आपके यहां लग जाएंगे, उसके बाद अगर 1-2 घंटे 3 घंटे और मिल रहे हैं तो भैया साथ साथ पढ़ते रहो, जीके को तैयार करते रहो, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसी के हिसाब से रीजनिंग पढ़ते रहो, मैथ्स पढ़ते रहो, है ना। अगर समय है तो बिल्कुल कर सकते हो, ये नहीं कि उसको अलग उठा के रख देना, नहीं, उसको पैरेलली करते रहो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके मॉक टेस्ट का भी स्कोर बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, और डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप अचीव कर लेंगे फाइनली। ये आपको करना है। मेरा कहना यह है कि जब आपका एग्जाम 14 फरवरी को हो, भाई 14 को हो सकता है, आपका 15 को हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, कभी भी हो, हम ये चाहते हैं कि 10 फरवरी तक आप बिल्कुल मजबूत स्थिति में तैयार खड़े हो जाएं और कह सके कि हां सर, मैं अच्छे स्कोर के साथ सीबीटी 2 एग्जाम को पास कर लूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनाकर चलनी है। इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम पास करेंगे और अच्छे स्कोर के साथ पास करेंगे। अच्छे स्कोर का फायदा आपको पता ही है कि अगर मार्क्स आपके अच्छे रहेंगे तो आपकी रैंक अच्छी बनेगी और उसी हिसाब से आपको जो सीट अलॉट होती है पोस्ट के हिसाब से, है ना, वो अच्छी मिल जाएगी, आपकी मनपसंद आपको मिल जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा आप अपने माइंड सेट करके चलें कि आपको स्कोर ज्यादा करना है। क्लियर? अभी भी आपका कोई डाउट है इस पूरी स्ट्रैटेजी प्लान से संबंधित तो बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ और अलग डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर्सनली मेरे साथ चैट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर 8218147309 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कॉल ना करें, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा बिजी होने की वजह से। आप अपना मैसेज यहां पर भी डाल सकते हैं अगर आपको किसी भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है। क्लियर? तो आज की वीडियो में गाइस आपसे यही एक स्ट्रैटेजी प्लान शेयर करना था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको अगला तुरंत मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।